बंधुओं प्रणाम। मैं आशुतोष अग्निहोत्री। न्यूज नशा के आज के कार्यक्रम में मैं बात करूंगा केंद्र सरकार या मोदी सरकार के दो चेहरों की। एक वो चेहरा जो वो संवैधानिक संस्थाओं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, संसद में बात करते हैं, और एक वो चेहरा उसके बिल्कुल एडवर्स या रिवर्स जो वो बात करते हैं जनता के सामने चुनावी सभाओं में। मैं बात कर रहा हूं 16 अप्रैल यानी कि कल मंगलवार की। सुप्रीम कोर्ट में 1997 से एक केस चल रहा था, उसकी वो केस अभी तक चल रहा है, और वो है इंडस्ट्रियल एथनॉल के प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेशन। तो उसको 1997 में वो केस आया था, जिसके बाद जो है 7 मेंबर बेंच में वो 1997 में केस था। 1910 में वो चला गया था सामने, क्योंकि हियरिंग स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक राय नहीं हो पा रहे थे, इसलिए मैटर था सर। इस बारे में हमारे लिए बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं इकोनॉमिक या फाइनेंस मैटर्स के एक्सपर्ट एंड जर्नलिस्ट राजीव रंजन जी। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार। राजीव जी, आपने सुना होगा कि कल 16 अप्रैल को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, मैं कहूंगा एथनॉल प्रोडक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एटसेट्रा, ओवरऑल जितना बिजनेस है उस पर उनका वो केस चल रहा था। उस पर उन्होंने कहा कि ये साहब सेंट्रल गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में सारी चीजें होनी चाहिए, और चूंकि 1991 में देन प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव एंड देन फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह, इन लोगों ने इकोनॉमी ओपन की, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, बहुत से जो है वो कंट्रोल्स जो है गवर्नमेंट ने रिलैक्स किए, और उससे जो है देश को बड़ा फायदा हुआ। एक तो लाइसेंस राज खत्म कर दिया गया, तो चीजें बहुत ईज हो गई। ईज डूइंग बिजनेस जिसको कहते हैं, मोदी जी बहुत कहते हैं, बहुत ईजी हो गई, बहुत अच्छा रहा। और वही वजह रही कि आज जो है जब कोविड-19 आया था 2019 से 2022 के बीच में, तो एथनॉल प्रोडक्शन एंड एथनॉल के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके मुझे बहुत परेशानी नहीं हुई सरकार को, और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि एथनॉल से सैनिटाइजर्स बनने चाहिए, वो प्रायोरिटी थी। वो हम लोग कर पाए, और उससे देश को बहुत हद तक हम लोग बचा ले गए। अब इसके एक, एक, एक ये तस्वीर है मोदी सरकार की सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इसकी दूसरी तस्वीर एक देखिए कि फरवरी में जब इंटरिम बजट पेश किया गया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, उसी के साथ जो है एक ब्लैक पेपर उस समय यूपीए गवर्नमेंट के टाइम का भी पेश किया गया बजट के बाद, जिसमें कि निर्मला जी ने कहा कि यूपीए गवर्नमेंट मतलब मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया था। साथ में और भी बहुत सी चीजें थी, करप्शन इतने थे, 2G 3G कोल वगैरह वगैरह। तो हम वहां से इस इकोनॉमी को निकाल के लाए हैं इतने सालों में। प्राइम मिनिस्टर ने भी खुद कहा, उन्होंने कहा उस समय, उन्होंने चिदम्बरम को भी याद किया कि साहब चिदम्बरम, जो कि प्राइम मिनिस्टर के वर्ड्स हैं उनकी स्पीच में, कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े आर्थिक मामलों के जानकार ने उस समय कहा था कि अगले 3 दशक में हमारी इकोनॉमी विश्व में 2014 में 11 नंबर पे थी, तो उन्होंने कहा था कि 3 दशक में ये 3 नंबर पे आ जाएगी। तो उस पर बड़ा मजाक भी उन्होंने उड़ाया कि साहब ये तो 3 दशक ले रहे थे, और हमारी इकोनॉमी इस समय राइट नाउ जो है 5 नंबर पे आ चुकी है, 2027 में 3 नंबर पे आ जाएगी। तो ये दो फेसेस गवर्नमेंट को लेके आने की क्या जरूरत है? क्या उनको लगता नहीं कि इससे उनकी इमेज खराब ही होती है? वो पार्लियामेंट में बात कही जाए या चुनावी सभा में की जाए। आशुतोष जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, दो चीजें समझने की जरूरत है।
पहली ये कि जब निर्मला सीतारमण जी ने ब्लैक पेपर लेके आया और बताया संसद में कि यूपीए के दौरान जो है देश जो है आर्थिक पतन और अधोगति की दिशा में चला गया था और फ्रेजाइल 5 से ये 5 मोस्ट स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की तरफ लेके गए, तो वो एक राजनीतिक पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ज्यादा बोल रही थी और देश की वित्त मंत्री के रूप में कम बोल रही थी। उनका जो उद्देश्य था वो था ब्राउनी पॉइंट स्कोर करना। जी कुछ कह रहे हैं आप? राजीव जी, वो वित्त मंत्री की हैसियत से बोल रही थी, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य की हैसियत नहीं, वो सदन के अंदर थी। जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं कि वो वित्त मंत्री थी और वित्त मंत्री हैं, किंतु जो उनका स्टेटमेंट था, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो ज्यादा एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ज्यादा दिख रहा था, ना कि वित्त मंत्री के। क्योंकि आप इस बात को समझिए कि जब एनडीए की सरकार आई 2014 में, तो उस टाइम में जो यूपीए ने उनके हाथ में सत्ता दी, तब भारत की इकोनॉमी कोई ऐसी डावाडोल स्थिति में नहीं थी। हमारी इकोनॉमी का साइज उस टाइम में 1.8 ट्रिलियन डॉलर हो गया, ठीक है। और जब 2004 में जब इनके हाथ में अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार ने सत्ता सौंपी थी, तब उस टाइम में भारत कुछ 450-500 बिलियन डॉलर के आसपास की इकोनॉमी। तो आप समझिए कि अगर 500 या 600 बिलियन डॉलर भी पकड़ा, तो वहां से इन्होंने 3 गुना इकोनॉमी को किया 10 साल में। तो इस तरीके से 1.8 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी इनको सौंपी गई थी, तो 3 गुना करके इनको 5.4 ट्रिलियन करना चाहिए था। पर 5.4 ट्रिलियन डॉलर तो आज की डेट में इकोनॉमी हुई नहीं है, 4 ट्रिलियन के आसपास में है। अब इसमें लोग बोलेंगे कि बड़ा बेस हो जाने के कारण जो है बेस इफेक्ट होता है और ग्रोथ जो है वो थोड़ा धीरे होने लगता है। ये भी बात सही है कि बेस इफेक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब आपका बेस बड़ा हो जाता है तो चीजें स्लो गति से, धीमी गति से ऊपर बढ़ती है। किंतु कहने का मेरा उद्देश्य ये है कि ऐसी कोई बहुत विकट स्थिति में मनमोहन सिंह सरकार ने मोदी सरकार को देश की बागडोर नहीं सौंपी, पहली चीज। अब दूसरी चीज आते हैं, आप जो बोल रहे तुषार मेहता वाली जी बात। देखिए, तुषार मेहता जी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं और वो 4 जो पिलर है डेमोक्रेसी का, वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड पिलर, जुडिशरी के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो वहां पर लफबाजी नहीं चलती, वहां पे लफबाजी के बदले फैक्ट्स पे बात किया जाए। तो वो फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, उनको मालूम है कि उदारीकरण, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन की जो ये नीति है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, ये एलपीजी जो है, जो मनमोहन जी वित्त मंत्री के रूप में और नरसिम्हा राव सरकार ने जो भारत में इंट्रोड्यूस किया था 1991 में, उसने इस देश की दशा और दिशा आर्थिक रूप से एकदम बदल दी। ये शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये कहेगा कि देश में ये एलपीजी यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के कारण भारत को कोई फायदा नहीं हुआ। भारत कंप्लीटली एक डिफरेंट ट्रैक पे आ गया और देश जो जिसको गोल्ड अपना गिरवी रखना पड़ा था, वही देश आज बहुत ही तेजी से विकास करता चला गया। पहले 10 इकोनॉमी में आया वर्ल्ड की स्ट्रॉन्ग, फिर 10 से 5 बड़ी इकोनॉमी में आया और अब तो हम फर्स्ट 3 में आने की बात कर रहे हैं 2027-28 तक। किंतु आशुतोष जी, समझने वाली बात यह है कि हम लोग यूजुअली जीडीपी के टर्म्स में बात करते हैं। जीडीपी के टर्म्स में बात नहीं होनी चाहिए, बात होनी चाहिए पर कैपिटा इनकम के टर्म्स। हमको ये देखना चाहिए कि पर कैपिटा इनकम हम इस देश के लोगों का कितना बढ़ा रहे हैं। जीवन स्तर बढ़ाने पे बात होनी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने पे बात होनी चाहिए। तो वो ना बात करते हो, जीडीपी पे बात करते हैं। जीडीपी के दोष क्या है? जीडीपी का एक दोष मैं आपको मतलब सिंपल टर्म्स में समझाता हूँ। यदि मान लीजिए आप जिस भी शहर में रह रहे हैं, वहां पर यदि अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, और पूरा शहर तहस नहस हो गया, तो शहर को बनाने के लिए सरकार पैसा खर्चा करेगी, ठीक है, कॉर्पोरेट्स पैसा खर्चा करेंगे, लोग पैसा खर्चा करेंगे, तो सडनली उस साल हमको उस शहर का जीडीपी बहुत हाई दिखे, ठीक है। किंतु क्या वो जीडीपी हाई होना क्या विकास दर्शाता है? नहीं, वो तो एक नैसर्गिक जो क्रिया हुई, मतलब जो अर्थक्वेक आया, उसके कारण जो विनाश हुआ, उस विनाश से बचने के लिए ज्यादा पैसे खर्च किए।
तो वैसी जीडीपी बढ़ने का कोई फायदा तो है नहीं, पहली चीज ये हुई। दूसरी, अगर मान लीजिए देश के अंदर में 10-15 बड़े औद्योगिक घराने जो है, रिलायंस, टाटा, अदानी, है ना, ये बहुत तेजी से ग्रो करते हैं और बाकी सारे के सारे लोगों का जीवन स्तर वही रहता है। उनके उनके प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद भी देश का जीडीपी ज्यादा दिखे, क्योंकि ये 10-15 औद्योगिक घरानों ने बढ़ोतरी की है। तो जीडीपी जो है, वो जीडीपी एक ट्रू पिक्चर नहीं देता। जीडीपी चूंकि नापना आसान होता है, या हम मतलब उससे लोगों को समझा सकते करके हम जीडीपी की बात करते हैं। अन्यथा जो देखा जाना चाहिए, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कितना सुधार हुआ, पर कैपिटा इनकम में कितना सुधार हुआ, देश के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी है, देश के अंदर में जो है वो एक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं है, देश के अंदर में जो संस्थान है वो ऑटोनॉमी के साथ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, देश के अंदर में प्राइवेसी के रूल जो हैं वो कितने सशक्त हैं। ये सारी चीजें मिलके एक देश के विकास को और एक डेमोक्रेसी को कि वो कितना वाइब्रेंट है, ये डिफाइन करता है। जी आशुतोष। राजीव जी, एक तो आपने मुझे जो है एक पैक दे दिया कि संवैधानिक संस्था या सुप्रीम कोर्ट के सामने आप लफाजी नहीं कर सकते या गब्बाजी नहीं कर सकते। मतलब सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं कर सकते हैं और जनता के सामने आप लफाजी कर सकते हैं, ये एक्सक्यूज है, नंबर 1। नंबर 2 कि आपने कहा कि जीडीपी विकास का सही पैमाना नहीं है, पर कैपिटा इनकम से देखना चाहिए। अभी शायद इसी महीने के शुरू में प्रधानमंत्री जो है वो पर कैपिटा इनकम, अगर मैं सही हूं, मैं भूल नहीं रहा हूं, तो शायद $6,000 पर नहीं कैपिटा नहीं इनकम कर। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अभी $2,400 के आसपास, नहीं $2,500 के अभी, आसपास में है। अच्छा 2,500 भारत की अभी पर उन्होंने कैपिटा बढ़ाया है इनकम $2,500 के आसपास में है। वहीं चाइना में $12,500 के आसपास में चाइना में है, और अमेरिका में $70,000 प्रति व्यक्ति है पर कैपिटा इनकम। नहीं, जी अभी अभी 2,500 करंट होगी। अभी एक खबर आई है, नीति आयोग की तरफ से खबर आई थी कि अगली मतलब नेक्स्ट टर्म में पर कैपिटा इनकम बढ़ाने का लक्ष्य है इनका, और वो फिगर मुझे याद पड़ रहा है कि शायद $6,000 इन्होंने तय किया है, जो मैंने खबर पढ़ी वो। तो $6,000 अगर मान लीजिए हम तीसरी इकोनॉमी भी बन जाते हैं 2027 तक, तो भी आपको क्या लगता है पर कैपिटा इनकम जो है वो $6,000 पॉसिबल है कहीं से? नहीं, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने में कितना है, जर्मनी की आज की डेट में जीडीपी जो है वो $4.7 ट्रिलियन है, ठीक है, और वो थर्ड नंबर पे है। और जापान है $4.1 ट्रिलियन, तो हम $4 ट्रिलियन। तो $4 ट्रिलियन से $4.7 ट्रिलियन तक पहुंचे, या $4.8 ट्रिलियन तक भी पहुंचे, तो कितना $800 बिलियन की हमने $800 बिलियन का ग्रोथ किया। अब $800 बिलियन को आप 140 करोड़ की जनसंख्या से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो आपका मतलब $1 बिलियन में 8,000 करोड़ होते हैं, अगर आप 80 रुपए का $1 पकड़े जी, तो जी, एक $1 बिलियन में यदि 80 है, तो 8,000 और ये 10, 80,000 और 8 लाख, यानी मोटा मोटी आप समझिए 8 से 9 लाख करोड़ जो है वो और बढ़ेंगे, ठीक है। तो सॉरी, 80 से 90 लाख करोड़ से और बढ़ेगा, ठीक है। आठ $800 बिलियन जो है, $1 ट्रिलियन आप समझ लीजिए, $1 बिलियन यदि 8,000 करोड़ होता है, तो $1 ट्रिलियन कितना होगा, 80,000, 8 लाख, 80 लाख करोड़, ठीक है। तो मोटा ठीक है, मोटी 80 लाख करोड़ अगर हमने $1 ट्रिलियन से भी अपनी इकोनॉमी बढ़ाई, तो 80 लाख करोड़ पे पहुंचेंगे। 80 लाख करोड़ को आप 140 करोड़ से डिवाइड कर दीजिए, वो जो भी आएगा उतना रुपी टर्म्स में होगा, और 80 से डिवाइड कर दीजिए तो डॉलर टर्म्स में आ जाएगा। तो मोटा मोटी मेरा कहने का अर्थ है कि $6,000 तक तो भी नहीं पहुंचे, छह सात नहीं हजार पहुंचे। डॉलर तक नहीं पहुंचे। जी अब देखिए, यही यही सब चीजें हैं जो आप अपने पब्लिक फेस में या पब्लिक फेस बनाने के लिए, अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए इस तरह के, जिसको अभी आपने एक टर्म दिया लफाजी, इनफैक्ट इस तरह की लफाजियां होती रहती हैं सरकार में, बहुत होती हैं।
जी। एनीवे मैं बात अब करूंगा थोड़ा सा बीजेपी के मैनिफेस्टो पे, राजीव जी। मैं आपसे सीधे पूछूंगा, जो मुझे लगा है, मैं आपसे भी मैं आपको पहली नजर में क्या लगा इस मैनिफेस्टो में? देखिए साहब, मैं तो एनुअल रिपोर्ट्स कंपनीज के पढ़ने का आदी हूँ, कंपनीज के कॉर्पोरेट्स के विजन डॉक्यूमेंट्स पढ़ने का आदी हूँ। और आशुतोष जी, मैं आपको बताता हूँ, यदि इस तरीके का डॉक्यूमेंट यदि किसी कंपनी के सीईओ ने बनाया रहता, तो उसको अभी तक नौकरी से शेयर होल्डर्स निकाल दे। इतना बुरा मैनिफेस्टो डिजाइन किया है। उसका कारण क्या है, मैं आपको 3-4 छोटे-छोटे एग्जांपल देता हूँ। पहली बात तो, यदि आप बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ेंगे, तो ये बीजेपी का मैनिफेस्टो है ही नहीं। ये एक आदमी जो है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी पार्टी का मैनिफेस्टो जो है, किसी व्यक्ति के नाम से अनाउंस किया जा रहा है कि मोदी की गारंटी। ये बताता है कि पार्टी पूरे हाशिए पे धकेल दी गई है और एक व्यक्ति के इर्द-गिर्द पूरी पार्टी घूम रही है। और मुझे जी, आश्चर्य हो रहा है कि क्यों पूरे के पूरे पार्टी के नेता जो है, इस एक व्यक्ति को खुश करने में लगे हुए हैं। अभी ऐसा हो रहा है कि मोदी का तुष्टीकरण चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता मोदी के तुष्टीकरण में लगे हैं। मोदी को तुष्टीकरण अलग-अलग तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी हिम्मत जो है वो जवाब दे चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के सारे लीडर आज की डेट में मोदी के तुष्टीकरण में लगे हैं, मोदी को खुश करने में लगे हैं। और ये जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है, ये भी मोदी के तुष्टीकरण का सबसे बड़ा सबूत है। क्योंकि आप वो जी, पढ़िए मैनिफेस्टो। मैं हर व्यक्ति को कहना चाहूंगा कि ये मोदी की गारंटी जो है, 75 पन्ने का जो डॉक्यूमेंट है, ये आप सभी ने पढ़ना चाहिए। आपको समझ में आएगा कि कैसे एक पार्टी जो चाल चरित्र और चेहरा बाकी सबसे अलग है, इस बात की घोषणा करती थी, इस पंच लाइन, इस टैग लाइन पे विश्वास करती थी और चलती थी। आज पार्टी वही विद पार्टी डिफरेंस, कैसे एक आदमी पार्टी के ऊपर में पूरी तरीके से पार्टी विद डिपेंडेंट डिफरेंस हो गई। आपको याद होगा। जी, पार्टी विद डिफरेंस, पार्टी विद बीजेपी, डिफरेंस, या पार्टी विद डिफरेंस। यस, तो ये पार्टी विद डिफरेंस से आप ये तुष्टीकरण की नीति पे कैसे आ गए हो कि एक व्यक्ति के तुष्टीकरण में लगते हो? ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, आप इस चीज को देखिए, उस पूरे डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिक्स गायब है। खाली जनरलाइज बात की गई है, हवा हवाई, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर कैसे करेंगे? वो रोड मैप, वो ब्लूप्रिंट कहाँ है? वो ना रोड मैप है ना ब्लूप्रिंट है। आपके पास में स्पेसिफिक्स बताने के लिए कुछ है ही नहीं। आप सिर्फ व्हाट पे बात कर रहे हो। हम यहाँ प्रश्न कर रहे हैं हाउ, हाउ कैसे करोगे आप? और हम प्रश्न कर रहे हैं व्हेन, कब तक करोगे आप? ये जो न्यूज के 5W एंड 1 एक्ट जो मूलभूत सिद्धांत है, जिसपे जी, विश्व के सारे अखबार चलते हैं, सारी मीडिया चलती है कि 5W और 1H का आंसर देते हैं। इस विजन डॉक्यूमेंट ने सिर्फ और सिर्फ व्हाट पे बात की कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, पर कुछ भी स्पेसिफिक नहीं। तीसरा, यदि आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि आप बजट डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो, सिर्फ नंबर्स गायब करती। नंबर कुछ भी नहीं है, नंबर सिर्फ दिए गए कि पिछले 10 साल में हमने क्या-क्या किया है, पर आगे के 10 साल में क्या करेंगे उस पे कोई नंबर्स नहीं दिए। जैसे एक छोटा-सा एग्जांपल देता हूँ, इन्होंने ये नहीं बोला कि हम नौकरी देंगे, ये बोल रहे हैं हम रोजगार के अवसर देंगे। अब कल को मोदी जी आके बोलेंगे पकौड़े तलने का हमने आपको अवसर दिया, हमने आपके लिए रोजगार क्रिएट कर दिया पकौड़े तलने का अवसर देके, तो ये तो कोई बात नहीं ना। एक छोटा-सा आपको एग्जांपल देता हूँ आशुतोष जी, तब आपको बात समझ में आएगी। इस विजन डॉक्यूमेंट में मेंशन है कि भारत को विश्व का टॉय हब बना देंगे, यानी खिलौनों का जो हब है ना, वो बना देंगे। अब आप समझिए कि पूरी दुनिया जो है एक्सबॉक्स पे चली गई है। बच्चे वीडियो गेम्स खेलने में लगे, बच्चे एक्सबॉक्स पे खेल रहे हैं और ये अभी भी झुनझुनू और चिड़िया जो है लकड़ी का काट ये बनाने की बात कर रहे हैं। भाई उसको खरीदेगा कौन? आप किसके लिए बनाओगे? पूरा विश्व तो जो है वीडियो गेम की तरफ चला गया है, एक्सबॉक्स की तरफ चला गया है। बच्चे तो ड्रोन भी आजकल उड़ा रहे हैं। तो आप ये कहाँ कौन सी दुनिया में झुनझुनू और चिड़िया पकड़ाने की बात कर रहे हो? मतलब विजन कंप्लीटली मिसिंग है, कंप्लीटली विजन राजीव मिसिंग जी, है। मजे जी, की बात ये देखिए कि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने इस देश के टॉप के 8 से 10 गेमर्स को बुलाया था मिलने। अब सोचिए ओके। उनका विजन क्या है? अगर गेमर्स को बुलाया था मिलने, तो विजन फिर वैसा होना चाहिए था कि हम बच्चों को कहाँ ले जाएंगे, या फिर
जो पर्पस था या जो खबरें आई थी कि गेमर्स को बुला के उनके दे आर इन्फ्लुएंसर्स, उनके फॉलोअर्स हैं पहुंचाना, बहुत क्लियर है। नंबर 2, आपने कहा कि अगर उस मैनिफेस्टो को मैं भी उसको नहीं कहता, दैट वाज मोदी गारंटी फ्रॉम पेज 1, 77 पेज का था वो, और हर पेज पे मोदी की गारंटी किसानों के लिए, मोदी की गारंटी जवानों के लिए, और हर पेज पे उसी नेचर की एक मोदी जी की फोटो। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे, उसमें एक और आजकल बात चल रही तभी रिजर्वेशन की, राजीव जी। एक जवाहरलाल नेहरू का लेटर जो है अचानक आया और उसको एडिट करके या क्रॉप करके चला दिया गया, और वो इस तरह से आया सोशल मीडिया में कि जैसे मोदी जी कह रहे हो कि हम रिजर्वेशन को बिल्कुल पसंद नहीं करते। बाद में उसका करेक्शन आ गया। खैर, वहां से रिजर्वेशन की चर्चा बहुत जोरों से चली, और अमित शाह ने राजस्थान में कहा भी कि मोदी जी रिजर्वेशन के डेड फेवर में है, वो चाहते हैं रिजर्वेशन। बट आप उस डॉक्यूमेंट आपने भी देखा होगा, उसमें भी रिजर्वेशन वर्ड कहीं नहीं आया। आप जो हवा हवाई वाली बातें कर रहे हैं, वही रिजर्वेशन वर्ड महिला आरक्षण के संदर्भ में एक जगह आया है उस डॉक्यूमेंट में। अदरवाइज एससी, एसटी, ओबीसी कोई रिजर्वेशन नहीं। वर्ड यूज किया गया है कि उनको सम्मान देंगे। अब वो सम्मान लेके क्या करेगा एससी, एसटी? उसको चाहिए नौकरी, उसको चाहिए जेब में पैसा। वहां पर भी देखिए ये वही हवा हवाई वाली बात है। तो ये तीसरी चीज एक और राजीव जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये लोग कह रहे हैं यूपीए और एनडीए गवर्नमेंट, दो बड़े फैक्टर्स कि बेरोजगारी एक चीज, और वाकई में ओवरऑल इकोनॉमी की स्थिति कंपैरेटिवली आप कैसी देखते हैं? बेरोजगारी आज ज्यादा है या यूपीए में ज्यादा थी, या यूपीए में जो है कम थी, आज ज्यादा है, क्या स्थिति है? बेरोजगारी अपने ऐतिहासिक स्तर पे आज की डेट में चरम सीमा पे। भारत के इतिहास में कभी इतनी बेरोजगारी हुई नहीं है। सीएमआई का डाटा मैं आपको प्रेजेंट करता हूं, इन्होंने अभी निकाला था, अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में 44.4% की बेरोजगारी है 20 से 24 साल के युवाओं के बीच में। देखिए आशुतोष जी, यही वो उम्र रहती है जिसमें मैंने आपने हम सब ने अपनी पहली नौकरी पाई, ठीक है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में। आज उस उम्र, उस अवस्था आयु के जो बच्चे हैं, उनमें हर दूसरा बच्चा बेरोजगार है। 44% मतलब क्या हुआ कि हर दूसरा बच्चा ही बेरोजगार है। अब आप समझिए कि आईआईटी बॉम्बे जैसा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, उसमें 38% बच्चे जो हैं बेरोजगार गए, मतलब कैंपस इंटरव्यू उनका हुआ नहीं। ये न्यूज़पेपर में छपा है थोड़े दिन पहले। 38% यानी एक तिहाई से भी ज्यादा बच्चे जिन्होंने 4-4.5 साल इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की, वो भी नौकरी कैंपस इंटरव्यू के थ्रू पाने में असफल हो रहे थे उस वक्त। अब आगे मिल गया होगा तो मुझे मालूम नहीं। तो आप ये समझिए कि जब इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से, आईआईटी के लिए आपको मालूम है लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, और वो लाखों में ही कुछ चुने हुए बच्चे हैं, और वो यदि रोजगार नहीं पा रहे हैं, तो आप इससे समझ लीजिए कि बेरोजगारी की क्या स्थिति है इस देश में। आप इस बात को समझिए कि जब इस देश का एक बड़ा तबका यानी युवा यदि प्रोडक्टिव वर्ग में इन्वॉल्व नहीं होगा, तो ये देश कभी भी तेजी से, जो हम 8% दर से जो विकास की बात करते हैं, उसको हम कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। आप आशुतोष जी इस बात को समझिए कि इस देश में करीबन 56 से 58 करोड़ लोग जो हैं, वो रोजगार के में, मतलब रोजगार वाले एज में है, ओके। और इस 56 करोड़ में 25 करोड़ लोग जो हैं आज भी इस देश में खेती में लगे हुए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसके भरोसे चाइना जो है, इसने पिछले 20 साल में $54 ट्रिलियन एक्यूमुलेट किया है, कमाया है पूरे विश्व से। वही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत जो है पिछले 20 साल में, जहां 17 से 18% रोजगार देता था, आज घट के 13% के आसपास में आ गया, 12.5 से 13% के आसपास में आ गया। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ भी हम नहीं कर पा रहे। हम भले कितना भी मेक इन इंडिया बोले, स्टैंड अप इंडिया बोले, स्टार्टअप इंडिया बोले, हम जो है एक जो स्ट्रैटेजी बना के काम करना होता है, उस पे हम कतई भी ध्यान नहीं दे रहे। मैं आपको मैनिफेस्टो का एक और
छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं जो रोजगार से भी जुड़ता है और जो बजट से भी जुड़ता है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इस बार मेंशन किया, जो बजट में भी मेंशन किया था, कि सरकार 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए लोन देगा। अब आशुतोष जी, ये वर्ल्ड की फिगर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, कि 99% जो रिसर्च है वो फेल हो जाते हैं, वो किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते। इसलिए विश्व भर में चाइना से लेके अमेरिका तक आपको R&D के लिए लोन नहीं दिया जाता है, आपको ग्रांट दिया जाता है, क्योंकि सरकारें ये मान के चलती हैं कि जो आपको पैसा दिया जा रहा है वो उसमें शायद 1% गुंजाइश होगी कि आपका रिसर्च जो है सक्सेसफुल होगा। यहाँ पे भारत सरकार क्या बोल रही है कि हम ग्रांट नहीं देंगे, 1 लाख करोड़ का इन्होंने कॉर्पस बनाया है जो सिर्फ लोन देगा। अरे भाई, कौन बेवकूफ है जो लोन लेने जाएगा जब उसको पता ही नहीं है कि वो जिस काम पे R&D, जिस रिसर्च पे लगा है वो फलीभूत होगा कि नहीं होगा। आपको मालूम नहीं, आप जिस रिसर्च पे काम कर रहे हो कि आप कुछ उसमें पॉजिटिव फाइनल रिजल्ट पे पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, आप 1 करोड़ 2 करोड़ का लोन ले लोगे, ये तो मूर्खता हुई ना। तो सरकार को मैं ये बता रहा हूँ, विजन स्ट्रैटेजी सोचिए कैसी है। आप जो है ग्रांट देने के बदले आप लोन देने की बात करो। आप इनके मैनिफेस्टो को पढ़िए, वहां पे लोन मेंशन है कि 1 लाख करोड़ का हम कॉर्पस बनाएंगे और लोन देंगे। भाई, लोन क्यों कोई लेगा भाई, जब उसको मालूम ही नहीं है कि वो फ्यूचर में जो भी रिसर्च करने जा रहा है वो रिसर्च फलीभूत होगा कि नहीं होगा। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जो बता के मतलब बताया जा सकता है कि कैसे स्ट्रैटेजिक विजन की कमी है इस सरकार में। जी आशुतोष। राजीव जी, बस एक आखिरी क्वेश्चन और करेंगे आपसे। जब से ये सरकार आई राजीव जी, अखबारों में हम हर दूसरे दिन तीसरे दिन पढ़ते हैं कि उड़ीसा में 40,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास होगा या उद्घाटन होगा, उत्तर प्रदेश में 56,000 करोड़ का होगा, राजस्थान में जो है वो 72,000 करोड़ का होगा। तो ये इतनी आसानी से इतनी बड़ी-बड़ी रकम का जो है शिलान्यास कर दिया जाता है, उद्घाटन किया जाता है, और ये मोदी जी करते हैं, और मोदी जी साथ में ये भी कहते हैं, उनका दावा है कि ये यूपीए सरकार नहीं है, जिनके जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होते थे, शिलान्यास कर दिए, ये मोदी की गारंटी कंप्लीट होगा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या वाक़ई में इतना जो भारत सरकार पर पैसा भरा पड़ा हुआ है कि 50-50 हज़ार करोड़ की योजना जहाँ जाते हैं वहाँ हो जाता है, उसका अगर टोटल मैं तो कैलकुलेशन भी नहीं कर पाऊँगा। आप इकोनॉमिक मैटर्स देखते हैं, शायद आपने स्टडी की हो, तो शायद वो बजट से ज़्यादा जो है रकम हो जाएगी, इतना पैसा जो है वो उद्घाटन जाके कर देते हैं। वो अगेन वही लफबाजी है। आप देखिए, जब ये गुजरात में करते थे वाइब्रेंट गुजरात, तो हर साल ये 5 से 6 लाख करोड़ के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते थे, ठीक है, अलग अलग कॉर्पोरेट के साथ में। और जो फाइनल इन्वेस्टमेंट होता था वो उसका 10% भी नहीं होता, ठीक है। 5 लाख करोड़ का तो 50,000 करोड़ भी नहीं होता था, वो हार्डली 8 या 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो पाता था। तो कहने की बातें अलग हैं, सब्ज बाग दिखाना, बड़े बड़े सुनहरे सपने दिखाना, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो वही सुनहरे सपने दिखाए जा रहे हैं और सब्ज बाग दिखाया जा रहा है। देखिए आशुतोष जी, एक बात समझिए, साइकोलॉजी में टर्म होता है मिथोमैनिया। मिथोमैनिया का अर्थ होता है, ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसका अर्थ ये होता है कि आदमी इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है कि वो अपने झूठ के ही संसार में जीना शुरू कर देता है और वो अपने झूठ को ही सच मानना चालू कर देता है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि नरेंद्र मोदी जी मिथोमैनिया से ग्रसित है। ये इतना झूठ बोलते हैं कि आज वो उसी झूठ को सच मान के बैठ गए, और जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं वो उनको खुश रखने के लिए उनकी त्रुटियों को बताते नहीं है, उनको सही नहीं करते। उनको ये नहीं बोलते कि साहब आप कुछ भी बोल के निकल जाते हो पर ये डाटा गलत है, या आप इस तरीके की बातें मत किया कीजिए। ये तेलंगाना में बोल के चले गए कि 1 रुपए 10 पैसे बिजली का हम पर यूनिट दे रहे हैं। आज कहाँ पे 1 रुपए 10 पैसे में बिजली की यूनिट मिल रही है, आप मुझे बताइए आशुतोष जी। तो एक देश का पंत प्रधान, एक प्रधानमंत्री इस तरीके की बातें बोलता है और बोल के चुपचाप चला जाता है, ये बहुत ही गलत इंप्रेशन क्रिएट करता है। ये एक मनोरोग है मिथोमैनिया। अब जहां तक आपने बात की इकोनॉमी की, इन्वेस्टमेंट की, देखिए एक गोल्डन फॉर्मूला है जीडीपी का, उसको ध्यान रखिए। जीडीपी इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट।
अब इसके अंदर में क्या हो रहा है, कंजम्पशन इस देश का जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी जो है, कॉर्पोरेट सेक्टर जो है, केपेक्स, वो उस मतलब केपेक्स करने से घबरा रही है। सरकार बार बार उनको बोल रही है कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कीजिए, आप फैक्ट्रीज लगाइए, आप कल कारखाने खोलिए, रोजगार सृजन कीजिए, बट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उस रफ्तार से नहीं हो रहा। इंडिया का एक्सपोर्ट का आपको बता दूं, 2023-24 में भारत ने मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 437 बिलियन डॉलर का किया था। वही उससे एक साल पहले 2022-23 में वो 451 बिलियन डॉलर का हुआ था, यानी 3% से एक्सपोर्ट हमारा घटा है, ठीक है। तो सिर्फ चौथी चीज जो रह जाती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही जो है वो भारत सरकार जो एक्सपेंडिचर कर रही है, वही किसी भी तरीके से इस इकोनॉमी को थोड़ा बढ़ा पा रहा है, मतलब इस इकोनॉमी को थोड़ा सा स्टेबलाइज कर पा रहा है। और उसमें भी इस साल मोदी सरकार ने कटौती की। इन्होंने केपेक्स में 10 लाख करोड़ का प्रोविजन किया था 2023-24 में, और उसको घटा के जब अभी बजट दिया तो उसमें बोला कि हम 10 लाख करोड़ नहीं खर्च कर पाए, हम 9.5 लाख करोड़ ही हम खर्च कर पाए हैं। अब 50,000 करोड़ की कटौती कर। तो कहने का अर्थ ये है कि जो आपने प्रश्न पूछा कि 50,000 करोड़ उड़ीसा में बोल रहे हैं, 60,000 करोड़ राजस्थान में बोल रहे हैं, कितना सच है। देखिए, कोई एक साल में खर्चा नहीं होता है। ये बोल दिया 50,000 करोड़, तो ये आगे आने वाले 10-15 साल तक वो प्रोजेक्ट चलता रहे, तो वो इक्वली वैसे प्रोविजन किया जाएगा कि जितना लंबा वो प्रोजेक्ट खींचेगा उतने सालों में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो अगर आज घोषणा कर रहे हैं तो उसका अर्थ नहीं है कि आज के आज खर्च होगा। और रही आखिरी बात जो आपने बोला कि भाई उन्होंने कहा मोदी की गारंटी है, तो भाई आप ये बताइए कि बुलेट ट्रेन जो है, बुलेट ट्रेन भी मोदी की गारंटी थी, तो अभी तक क्यों नहीं आ पाई? 10 साल हो गया है, बुलेट ट्रेन पे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये सब सिर्फ लफबाजी है, जुमले हैं, जुमलों को ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।